बैठिए। रमेश मीना, मास्क उतार लीजिए, अपना टेबल पे रख लीजिए। कौन से पद पर कार्यरत हैं आप अभी? सर मैं सूचना सहायक पद पर कार्यरत हूं। सूचना सहायक। आपकी योग्यताएं क्या हैं? सर मैंने ग्रेजुएशन में बीसी किया है और उसके बाद मैंने एमसीए एनसीए किया है। एनसीए का सिलेबस क्या होता है? सर एमसीए में मैं खासतौर से सारे सब्जेक्ट जो एक प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस का जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सिलेबस बताइए मुझे। सर सिलेबस में जो इसे तो 6 सेमेस्टर होते हैं एमसीए में, और 6 सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में 5-5 6 सब्जेक्ट होते हैं। उसके साथ ही जो लैब का कार्यक्रम होता है वो भी इसमें होता है। सिलेबस नहीं बताया आपने। सर सिलेबस में जो सब्जेक्ट है उनकी कितने पेपर्स होते हैं? सर पेपर मान के चलो तो हर 30 पेपर मान के चलो, लगभग 30 पेपर। मान के चलने से थोड़ी होता है। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया आपने? सर आईटी से किया। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? सर जानकारी, किसी प्रकार की जानकारी जो महत्वपूर्ण उपयोगी सूचना है। डेटा क्या होता है? डेटा सर रॉ फैक्ट्स जो सिंगल डेटा है जो प्रोसेस नहीं है, इसका कोई ज़्यादा जो एक तरह से कहे तो उसका जो कोई अच्छा, डेटा और से इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को आप प्रशासन में किस तरीके से देखोगे? सर सबसे पहले तो सूचनाओं को गैदर किया गया है प्रशासन के तौर पर। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसा आपने बताया डेटा जो है वो आपका रॉ कंटेंट मटेरियल है और इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास में यूजेबल वैल्यूएबल वेरिएबल्स के रूप में है। तो इन दोनों की जो प्रोसेस हुई है जिसमें डेटा इन्फॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट हुआ है, ये जो प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेशन में किस नज़र से आप इसको देखते हैं? कैसे आप लागू करना चाहेंगे? आपका क्या इसके बारे में विचार है? सर प्रशासन में ये होता है कि सबसे पहले जो नीतियाँ बनाई जाती है लोगों के लिए, उनके लिए सबसे पहले जो डेटा है उसको एकत्रित करना पड़ता है। उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण में ये देखा जाता है कि कौन सा जो तबका है उसके लिए योजना सही रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है प्रशासन। आप एसडीएम बनेंगे तो आपके लिए ये क्वालिफिकेशन कहाँ काम आएगी? सर आज के दौर में सरकार द्वारा ई गवर्नेंस के माध्यम से सभी जनता को सूचना और सेवाएं प्रदान की जाएगी। ई गवर्नेंस में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है और उन्होंने अपना जो अध्ययन है वो भी इसी क्षेत्र में किया है। आप तो बताइए, आप एसडीएम हैं, एसडीएम राजसमंद हैं। अब एसडीएम राजसमंद रहते हुए आप अपनी इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन का उपयोग किन 3 बिंदुओं पे करना चाहेंगे? वो 3 बिंदु बताइए। सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है कि जो दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ पर आदमी कनेक्टिविटी की समस्या है। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पर कनेक्टिविटी पहुँचे ताकि लोगों को सूचना मिल सके और मुझे लगता है कि सूचना संपन्नता से ही सशक्तिकरण आएगा और निर्धनता का उन्मूलन। बिंदुवार बताइए, आप पॉइंट में बताइए। जी सर सबसे पहले मेरा उद्देश्य तो ये रहेगा कि मैं कनेक्टिविटी पहुँचाऊँ। उसके बाद कनेक्टिविटी के बाद जो वहाँ के जो क्षेत्र के जो नीडी लोग हैं उनके लिए उस योजना का प्रसार करूँ ताकि उनको उनकी योजना के बारे में पता चले कि योजना उनके लिए है, ताकि उनको उनका लाभ मिल सके और मैं पूरे स्तर पर उनको ये लाभ देने का प्रयास करूँ। और तीसरा? 3 हो गए। चलिए सर। आपने एमसी और वीसी किया है। एमसी कहाँ से किया? ऐसे मैंने अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज 2 वर्ष से किया। अच्छा, और वीसी है? वीसी में जनार्दन राय नागर राजस्थान यूनिवर्सिटी। एमसी कौन सी ईयर में हो आपका? कौन से? 2016 में कंप्लीट किया एमसी। और सूचना सहायक के पद पर कब से कार्यरत हैं? सर मैं अगस्त 2019 से कार्यरत हूँ प्रोबेशन पीरियड में। प्रोबेशन पीरियड में। तो ये कंप्यूटर में आपने डिग्रीज लेने के बाद में प्रशासनिक सेवा में आने का क्या आप मुख्य कारण मानते हैं? सर मुझे राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के बारे में जानकारी मुझे काफ़ी समय बाद मिली। मुझे उन सेवाओं के बारे में जानकारी पहले नहीं थी। हमारे क्षेत्र में जिन सेवाओं के बारे में ज़्यादा जागरूकता नहीं है, वहाँ इतने एजुकेटेड लोग नहीं, तो मुझे इन सेवाओं के बारे में काफ़ी देर से पता चला। उसके बाद मैंने जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है
उस दौरान मुझे सेवा के बारे में पता चला और मुझे लगा कि ये वे सेवाएं जिनका आप जनता के साथ जुड़ा कर सकते हैं, उनकी समस्या सुन सकते हैं और उनके कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। और मेरा भी यही मोटिव था कि मैं जैसी सेवा में जाऊँ जहाँ मुझे एक अच्छा कार्य क्षेत्र मिले और मैं लोगों की सेवा भी कर सकूँ, जिससे मुझे आत्मसंतुष्टि मिले। तो इसके बाद में आपको कुछ और सेवाओं के बारे में पता लगेगा। अभी अपनी UPSC में भी एग्जाम्स होते हैं, तो आपको लगता है कि फिर आप यहाँ से मूव करके वहाँ जाना चाहेंगे? तो सर मेरा अभी का उद्देश्य तो ये है कि राजस्थान प्रशासन सेवा में जाऊँ, आगे का मैं सोचता हूँ। ठीक है। अभी जैसे आप कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, लैंग्वेजेस में आपने वर्क किया उसमें, तो बहुत सारी कई बार ये आता है कि संस्कृत जो है कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग के लिए। तो आप क्या मानते हैं? ये बहुत समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं, है ना? तो कितना ये पॉसिबल है और क्या है ये सब कुछ, इसके बारे में बताएं। सर कंप्यूटर जो संस्कृत है उसके बारे में यही कहा जाता है कि ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, कंप्यूटर में इसको आसानी से अभी ऐसा भी नासा की तरफ से भी आया है कि 6G और 7G कंप्यूटर संस्कृत प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? ठीक। अच्छा, अभी बार बार हम देखते हैं कि इंटरनेट शटडाउन हो जाता है पूरे देश में, चाहे कश्मीर की हम बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, पूरे भारत में इंटरनेट शटडाउन कई बार हुआ। तो इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है भारत में इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से? सर सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है वो यही है कि कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो जो उससे जो क्षेत्र जुड़े होते हैं इंटरनेट से उनमें उत्पादन भी कम हो जाता है, लोगों से जुड़ाव कम हो जाता है, जिससे व्यापार आदि क्षेत्रों में इसका नुकसान। ग्लोबल पूछा मैंने। ग्लोबल में सर कनेक्टिविटी का इशू भारत में इंटरनेट शटडाउन हुआ, पूरे विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या पूरे विश्व को इससे कुछ लॉस होता है क्या, या कोई पूरे विश्व को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी करे भारत? सर विश्व को इसका पड़ता है, प्रभाव पड़ता है इसको, क्योंकि उसके जो यूजर्स हैं वो हर क्षेत्र में हैं। जैसे मान लो बहुत सारी कंपनियां वो हर क्षेत्र में बढ़ते हैं, तो उनके जो यूजर्स हैं उनसे उनको काफ़ी फायदा होता है, तो उससे उनको नुकसान होता है। अभी एक इंटरनेट शटडाउन के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी आया और इस पर हर वर्ष एक सर्वे होता है, तो उसकी कुछ जानकारी है आपको? कौन सर्वे करवाता है, क्या उसके व्यूज़ आए, क्या उसमें था, ऐसा कुछ जानकारी है आपको इंटरनेट शटडाउन के ऊपर? कितने प्रकार का होता है इंटरनेट शटडाउन? अच्छा, अभी एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2021, उसके बारे में बताइए क्या है? सर ये जो रिपोर्ट है वो सबसे पहला इसका जो देश कह सकते हैं जिसकी उत्पत्ति कहाँ से वो भूटान देश है, उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये प्रतिवर्ष निकाली गई। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें 149 देशों में से भारत का 139 है। कौन है उस संस्था का नाम क्या है, जो UN की कौन सी संस्था है जो ये रिपोर्ट तैयार करती है? रमेश जी, अच्छा आप वैसे सभी ने ये प्रश्न पूछा है, पर मैं भी अपने तरीके से इस प्रश्न को पूछना चाहूँगी। आपने MCA किया, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, IT के लिए तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, और शायद हो सकता है आप जो इनकम है वो भी प्रशासनिक सेवा से ज़्यादा ग्रहण कर सकें आगे जाके, अगर करते हैं, अगर दूसरे राज्य में भी जाते हैं, दूसरे शहरों में भी जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, तो भी आप इस प्रशासनिक सेवा की तरफ आना चाह रहे हैं? क्योंकि 2016 में आपने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से MCA किया था, ज़्यादा आपको भी गैप भी नहीं हुआ है ना? इसी दौरान आपने प्रशासनिक सेवा की तरफ चुना। अगर पहले से होगा तो आप स्वाभाविक है उसके साथ दूसरी शिक्षा ग्रहण कर रहे होते, तो ऐसा आपका अचानक से परिवर्तन और जो वो अवसर है उसके अवसर छोड़कर आप ये ग्रहण करना चाह रहे हैं, इसमें आप अपनी बात बताएं। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, तकरीबन 6 महीने में काम किया। उस दौरान मुझे लगा कि इस क्षेत्र के या इस क्षेत्र के लिए मैं नहीं बना, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इन सेवाओं ने काफ़ी आकर्षित किया, मुझे लगता था कि मैं इन सेवाओं में आगे एक बेहतर कार्य कर सकता हूँ, और मेरी पृष्ठभूमि भी ग्रामीण क्षेत्र की, तो मुझे लगता था कि मैं यहाँ आऊँगा तो ग्रामीण सेवा से जुड़ और लोगों से समझ के उनके जो कल्याण के कार्य में भागीदारी कर सकता हूँ।
अच्छा, जैसा कि आपने कहा प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको नहीं पसंद आई, वो ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जो आपको नहीं लगा सुटेबल है वो आपके लिए? मैंने ऐसा नहीं कहा कि हाँ। प्राइवेट सेक्टर में मुझे ऐसी कोई चीज़ें जो हाँ, नहीं पसंद या आई। आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि आपके अनुसार नहीं है या आप वहाँ पे बेटर नहीं काम कर पा रहे? नहीं मैंने बेहतर काम किया वहाँ जो मेरे जो कहते हैं वो चौधरी का जो मेरे अधिकारी थे मैंने उनको संतुष्ट किया। हर कार्य मैंने अच्छे से किया था। मैंने उनके द्वारा जो भी कार्य मुझे सौंपा था सारे काम मैंने अच्छे से किया और मेरी रुचि मुझे लग रहा था मुझे इस सेवा में जाना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा ज्ञान लिया और मैंने पुलिस सेवा के आगे बढ़ने का प्रयास किया। ठीक है, अब आपके पास जो है आपकी स्किल्स हैं आईटी क्षेत्र में, तो अब जैसे आपने इस तरफ मूव हुए तो आपको क्या लगता है उन स्किल्स को आप प्रशासनिक सेवा में कैसे उपयोग में ले सकते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा या किन किन क्षेत्रों में आप उनको उपयोग में ले सकते हैं और प्रशासनिक सेवा को अच्छा बनाने के लिए? मैम ई एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। कह सकते हैं कि जो मेडिकल की सुविधाएं हैं उनको भी आगे दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए इंटरनेट जो सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। लोगों को सूचना संपन्न बनाया जा सकता है। गाँव क्षेत्रों में योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा सकती है। तो ये जो क्षेत्र में हम काम करेंगे। एज अ प्रशासनिक अधिकारी आप सूचना की जानकारी गांव-गांव या छोटे छोटे क्षेत्रों में देने के लिए या उनको जागरूक करने के लिए क्या ऐसे कार्य करेंगे? मुझे लगता है मैं अभी सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग में बहुत अच्छे कार्य किए। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर किलोमीटर प्लस की मशीनें लगाई हैं, वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा दी गई है। तो मुझे लगता है कि मैं उनसे सीधा कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। अगर मैं ब्लॉक में भी बैठता हूँ तो ग्रामीण स्तर के जो भी अधिकारी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो गाँव के जो लोग हैं, उनसे मैं सीधा संवाद स्थापित कर सकता हूँ। उनको जो योजना है कर सकता हूँ। क्योंकि अभी जैसे जो शिक्षा काफ़ी डिबेट भी चली है, पेपर्स में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल भी आ रहे हैं, सर्वे भी हो रहे हैं कि शिक्षा में जो ऑनलाइन शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को ही स्कूल से ऑनलाइन शिक्षा विभिन्न जो ऐप हैं उनके द्वारा उनको प्रदान की जा रही है। अब जैसे हम गाँवों की बात कर रहे हैं, उसी जो अपन बात कर रहे हैं उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। गाँव में बहुत सारी समस्याएँ हैं। गांव के जो बच्चा जब वो शिक्षा ग्रहण करता है ऑनलाइन माध्यम से, उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे क्या समस्याएं हैं? मैम डिजिटल डिवाइड की एक समस्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो इंटरनेट और जो अन्य सुविधाएं उनका इतना ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल नहीं होता जितना कि शहरी क्षेत्रों में होता है। जो डिजिटल डिवाइड की जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास किया चाहिए और लोगों को डिजिटल साक्षरता की ओर बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आईटी में जैसे आपने कुछ सपोर्ट सिस्टम भी पढ़े होंगे, इंफॉर्मेशन सपोर्ट सिस्टम पढ़े होंगे, मुख्य भाग है जैसे आईटी। ठीक, हाँ। क्रिकेट के अच्छे प्लेयर हो आप, खेलने का शौक है? जी सर, खेलने का तो अभी ताज़ा तरीन हमारे देश की टीम किसी देश के साथ में क्रिकेट मैच चल रहे हैं कुछ? जी सर, आज इंग्लैंड और भारत का जो फाइनल मैच है किसका वो आज। इसके पिछले मैच में क्या हुआ, क्या रिजल्ट रहा? सर इसके पिछले मैच में जो इंग्लैंड है इसने भारत को विजय प्राप्त सीरीज अभी 1-1 से बराबर है, आज फाइनल है। किया। 1-1 से बराबर है सर, आज फाइनल नतीजा है। मानगढ़ का नाम सुना आपने? आपके टीएसपी क्षेत्र के अंदर एक जगह मानगढ़ है, उसको क्यों याद करते हैं? मानगढ़ का बड़ा महत्व है। जलियांवाला बाग के बारे में तो पता होगा आप। जी सर। तो मेवाड़ के अंदर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आदिवासी लोगों ने विदेशी शासन के खिलाफ अपनी शहादत दी थी। मानगढ़ का कहीं पढ़ा नहीं आपने? सामान्य ज्ञान पढ़ा है? अच्छा। मुख्यतः तो आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हो वहाँ पे मीना जाति के लोग काफ़ी हैं, जी सर, है ना? हाँ। तो ये मीना शब्द जो है ना, कभी इसके बारे में आपने पढ़ा कि मीना शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सर मुनि मगन सागर जी थे, उन्होंने मीन पुराण लिखी थी। उन्होंने बताया था कि जो मीना जनजाति है उनके वो मीन जो भगवान थे उनसे उनका उत्पत्ति हुई। हमने भी कुछ पढ़ा था, आपको बता दें आपके हमारे बीच में, ताकि आपकी जानकारी बढ़ जाएगी जी कि परशुराम जी ने वैदिक काल में क्षत्रियों का संहार करने का बीड़ा उठा लिया और कहते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का संहार कर दिया था। तो कुछ वैदिक कालीन क्षत्रिय जो छिपे हुए थे उस जमाने में अपनी जान बचाने के लिए, उनको वो पूछते हैं कि तुम क्षत्रिय हो? तो वो कहते मैं ना, मैं नहीं हूँ। मैं ना से मीना और फिर अभ्रंश होता होता ये मीना बन गया। तो जो आपकी जानकारी उसके साथ में एक जानकारी मेरी भी है। तो हम जातियों का इतिहास जब पढ़ते हैं
तो उसमें मीना जाति के बारे में भी आप जानकारी इसलिए रखें कि चूँकि आप उस पर से हैं। दूसरा, जैसे कि मैडम ने आपको बताया, मनुष्य के जीवन में सेवा करने का उद्देश्य होता है पैसे का अर्जन करना, अत्यधिक पैसा प्राप्त करना, जिससे उसके परिवार की आगे वाली जनरेशन है उसको लाभ मिल सके। तो आप इस प्रशासनिक सेवा में आना चाह रहे हो, क्या कारण रहे? कुछ तो कारण रहे होंगे ना कि आपने इस कंपटीशन में अपने आप को। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर इन सेवाओं ने मुझे आकर्षित किया, मैं इससे काफ़ी प्रभावित हुआ था। जी। मुझे लगता है कि इन सेवाओं में अगर अपन लोगों से जुड़ाव कर सकते हैं, बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर वार्ता कर सकते हैं, लोगों की समस्याएं जान सकते हैं, तो ये जो क्षेत्र है मुझे आकर्षित करता है। तो इसलिए मैंने आह्वान बनाया कि मैं इसको आप प्रॉपर जावर के रहने वाले हो, जी सर। तो एक अध्यापक का भी तो जुड़ाव आसपास में काफ़ी लोगों से होता है, शिक्षक का भी होता है। प्रशासनिक अधिकारी को तो हेडक्वार्टर पे बैठना पड़ेगा, कभी कभी ऐसे गाँव में जाने का मौका मिलेगा, तो वहाँ हेडक्वार्टर पे रहकर तो आप ये जानकारी दें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपने बचपन से देखी होगी। कहीं चढ़ोतरा शब्द सुना आपने? चढ़ोतरा क्या होता था? सर जो विवाह के अवसर पर अगर किसी कोई व्यक्ति है वो आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो तो बाकी समाज के लोगों पर उसकी आर्थिक सहायता की सकते। और मोताना? मोताना सर ये दक्षिणी भारत में प्रचलित एक प्रथा है। इसमें अगर किसी जनजाति व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो समाज के अन्य पंचों द्वारा एक राशि मांगी जाती है सामने वाले व्यक्ति से ताकि समझौता हो सके। आपने अक्सर देखा होगा आजकल हमारी सरकार का ये पूरा फोकस है कि बाल विवाह रुक जाने चाहिए, है ना। लेकिन अपने उस बेल्ट में तो चूंकि आपके बेल्ट में मैं भी रहा हूँ, अक्सर ज़्यादातर बाल विवाह ही होते हैं। नहीं सर, मैंने जहाँ तक देखा बाल विवाह अभी रुक गए, अभी इतना बाल विवाह नहीं हुआ। कुछ अंतर आया है? जी सर। सरकार के कानूनों से आया है या लोगों में जागृति हुई? सर शिक्षा का बढ़ोतरी हुई है तो शिक्षा के माध्यम से लोगों में थोड़ा उनकी जागृति बढ़ी, जिस कारण से विवाह कम नहीं है। हाईवे से जुड़ा हुआ क्षेत्र है आपका, और कई बार आप देखते हैं कि आप हाईवे पे जा रहे हैं अधिकारी के रूप में, गाड़ी लेके जा रहे हैं, और वहाँ देखा कि काफ़ी लोग इकट्ठे हैं और भीड़ इकट्ठी हो रही है, गाड़ियाँ खड़ी हुई है, कोई एक्सीडेंट हो गया, और ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसमें आदमी की मृत्यु कारित भी हो गई। ऐसे टाइम में अधिकारी के रूप में आप वहाँ से निकल रहे हो, आप क्या करोगे? तत्काल आपको क्या सूझेगा कि क्या करना चाहिए? तत्काल तो मैं ये प्रयास करूँगा कि जो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया उसका अगर वो ज़्यादा गंभीर नहीं है तो नहीं, मृत्यु हो चुकी है उसकी, और लोग इतने इकट्ठे हैं, जो मृत्यु कारित करने वाला वाहन वाला वो भी वही है, लोग भी वही हैं, भीड़ इकट्ठी होगी, लोकल का आदमी था, सड़क पे उसकी मृत्यु हो जाती है। भीड़ इकट्ठी एग्रेसिव होती है, भीड़ ऐसे टाइम में क्रोधित होते हैं लोग, क्योंकि उनके क्षेत्र का आदमी मरता है। ऐसे समय में आप निकल रहे हैं तो तत्काल आप क्या करेंगे? सबसे पहला तत्काल काम आपका अधिकारी होने के नाते क्या होगा? सर तत्काल में ये प्रयास करूँगा कि लोगों को समझाइश की जाए, पुलिस व्यवस्था को बुलाया जाएगा और लोगों को आश्वासित किया जाएगा कि इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होगी। आप ऐसे कपड़े में लोगों के बीच में जब उत्तेजक भीड़ के रूप में जाओगे, उनमें से सब लोग आपको नहीं जानते कि आप कौन हो। कहीं ऐसा होगा वो समझे कि गाड़ी वाले के रिश्तेदार हैं जिसने एक्सीडेंट किया है। आप उनको समझाने का प्रयास करोगे, आपकी फौरी जिम्मेदारी क्या बनेगी कि आप तत्काल ऐसा काम करना जिससे आपका दायित्व भी पूरा हो जाए, और उस समय वहाँ पे जो स्थिति बन रही है वो काबू में आ जाए। चूँकि आप उस क्षेत्र के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो, आपकी जिम्मेदारी तो है कि आपके क्षेत्र के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़े। क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये जो आपका ये जो काम आप जो बता रहे हो ये करना तो बड़ा दुस्साहस का काम है, उसमें आपको भी नुकसान हो सकता है। सर मुझे लगता है कि लोगों से समझाइश की जाएगी तो वो मानेंगे और उनको उत्तेजित भीड़ को समझाइश करना अलग बात होती है, और लोगों के बीच में गांव की चौपाल पे जाके अधिकारी बनकर बैठकर किसी बात को समझाना अलग बात होती है। वहाँ माहौल इतना ख़राब होता है उस टाइम कि लोग तो मरने मारने पे उतारू हैं। तो ऐसी कौन सी एजेंसी होती है जिसको सूचना देने से वो हम पहुँचेंगे मौके पे तो आपस में उस मामले को सुलझाने का प्रयास करके उस भीड़ को, उत्तेजित भीड़ को हटाएंगे? तो सूचना पहले किसको देंगे आप? पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाएगी। आपका टेक्निकल फील्ड जो है आपके प्रशासन में आएगा, और हम चारों ने आपसे ये सवाल पूछे हैं। राजस्थान सरकार के ऐसे 3 पोर्टल बताओ जिससे जनता सीधे जुड़ी हुई है। सर जनाधार पोर्टल जिनसे जनता सरकार से सीधी जुड़ी है। एक आधार पोर्टल भी बनाया गया है जो कि लोगों से जुड़ा हुआ पोर्टल है। जन सूचना पोर्टल भी सरकार द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया जो जनता से। क्या ये तीनों ही राजस्थान सरकार के हैं? सर इसमें से आधार जो है वो केंद्र सरकार की योजना है। मैं राजस्थान सरकार के जानना चाह रहा हूँ। सर इसमें जन कल्याण पोर्टल को भी हमें शामिल कर सकते हैं। ये जो जन सूचना पोर्टल है इसकी क्या विशेषता है? सर जन सूचना पोर्टल के अंतर्गत जो भी योजनाएं सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाएगी और जिन जिन लोगों को जितना जितना लाभ प्राप्त हुआ है उन सभी चीज़ों की जानकारी उस पोर्टल पर प्राप्त हो सकती है।
क्या आपको लगता है कि ये आरटीआई को रिप्लेस करने का एक प्रोविज़न हो जाएगा फ्यूचर में? कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इसका टारगेट है वो फ्यूचर में सारी सूचनाएं इस डिजिटल डिवाइस में लाने की हैं, स्क्रीन पे लाने की हैं, तो फिर सूचना के अधिकार की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्या महसूस करते हैं आप? सर बिल्कुल सर, सरकार का यही प्रयत्न है कि ये जो पोर्टल है वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के भाग 4(2) की जो धारा है उसको क्रियान्वित करता है। वो यह कहता है कि आम जन को सभी सूचनाएं समय समय पर विभिन्न माध्यमों से प्रदान की जानी चाहिए ताकि कि इस जो अधिनियम का कम से कम उपयोग किया जा सके। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार द्वारा सभी योजनाएं इस पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी तो भविष्य में इस अधिनियम का उपयोग काफ़ी कम हो जाएगा, लोगों को सुलभ तरीके से और पारदर्शी। एक सवाल प्रैक्टिकल जानना चाहूँगा मैं कि आपने कहा कि आपकी इच्छा थी और आप प्रेरित हुए कि जनता से सीधी वार्ता हो सकती है, जनता के बीच पहुंच हो सकती है, लेकिन आपको इस सेवा से, इस एग्ज़ाम से हम स्टेट इंश्योरेंस में आपको नियुक्त करते हैं, तब तो जनता से सीधा संपर्क आपका नहीं रहेगा। ऐसे समय में आप असिस्टेंट डायरेक्टर SIPF बनते हैं तो फिर आपका निर्णय क्या रहेगा? सर मुझे लगता है कि वहाँ जो मुझे गायत्री सुबह जाएंगे तो वो जनता से संबंधित है, या किसी प्रकार की योजना नहीं, वो तो जनता से संबंधित नहीं होंगे, ये तो क्लियर है, वो नहीं होंगे जनता से संबंधित, क्योंकि स्टेट इंश्योरेंस जो है वो आप जानते हैं डिपार्टमेंट सभी एम्प्लॉयज़ से संबंधित हैं, तो फिर आप फिर उस समय फॉरगो करेंगे? नो सर, मैं काम करूँगा क्षेत्र में और मुझे प्रयत्न करूँगा कि आगे अगर जनता से जुड़ा तो कैसे। ओके, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। है आपने जो अभी इंटरव्यू दिया है वो बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं था। आपका एक्चुअल इंटरव्यू कब है? 16 अप्रैल, तो अभी बहुत समय है ना। सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है हमारा, आपका और हमारा, ये डिस्टेंस वहाँ पर ज़्यादा है, तो आपका साउंड जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप बहुत धीरे बोल रहे हैं और ऐसे में यहाँ का गैप भी ज़्यादा है, और यहाँ जो व्यक्ति, ये तो जवान है, वहाँ तो 60 साल का बंदा मिलेगा आपको जो कहेगा तेज़ बोल भाई, तेज़ बोल, सुन नहीं पाएगा और वो खुद भी धीरे बोलेगा। तो ऐसे में दो कारण हो जाते हैं, एक तो तेज़ बोलना ज़रूरी है आपकी एनर्जी के लिए, आपके उत्साह के लिए, और सामने प्रैक्टिकली वो सुन भी पाएँ इसके लिए, नहीं तो हमें फिर पूरा आप पर कंसंट्रेट करना पड़ता है कि आप बोल क्या रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ हम तक आसानी से पहुँचे। मैं आपकी पॉजिटिव पॉइंट बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ आज, क्योंकि आपका फर्स्ट इंटरव्यू है और आपके पास टाइम भी है उसको ठीक करने का। दूसरी बात यह है कि आप जहाँ जिस फील्ड से आ रहे हैं उसका आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। जानकारी नहीं है आपको, डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है, पता है कि पहली बार आप आए हो, इस सीन में आए हो तो थोड़ी गड़बड़ाहट सब हो जाती है ना, वो सभी के साथ है। पर कम से कम ये हो कि ये वो पार्ट है जहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे तो आप कंफर्ट जोन में आओगे ऑटोमेटिकली, और आप ये उम्मीद करोगे कि ये मुझसे पूछा जाए। तो जब वही पूछ लिया गया है तब तो आप बिल्कुल सटीक तीर लगाना चाहिए था आपको, ये उम्मीद थी कि आप लगाएं। तीसरी बात यह है कि जो आपका प्रैक्टिकल ये थ्योरेटिकल नॉलेज है जो आप एकेडमिक आपके एक्सपीरियंस से लेकर आए हैं, उसको आप फील्ड में लागू कैसे करेंगे, इसका कोई विज़न नहीं है आपके पास। इसकी बहुत आवश्यकता है कि आप चाहे, जैसे मैंने आपसे पूछा कि कौन सी तकनीकी हैं जिसको आप प्रशासन में लागू करेंगे, आपने प्रश्न को ध्यान से भी नहीं सुना और उसका जवाब भी नहीं दिया। आपको इंडिविजुअली आपने कहा कि नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है, ये मैटर है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसमें आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि क्या उन पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएं या नहीं। आप तो इंडिविजुअल देखो, इसलिए आपको इस पे विज़न पे करना पड़ेगा प्रयास, नोट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर आप देखिए कि प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है आपको। पूरा आपका ध्यान इस 15-20 मिनट में हमारे ऊपर होना चाहिए, और दिमाग आपका जो है प्रोसेसिंग में लगा हुआ होना चाहिए कि आप कितना अच्छा जवाब दे सकें। सुनोगे नहीं, समझ नहीं पाओगे, गहराई में नहीं जा पाओगे और वो आंसर नहीं दे पाओगे जो हमें चाहिए, तो फिर नुकसान बहुत भयंकर हो जाएगा। अपना जो आंसर है उसमें क्लियरिटी रखें। मैं जो समझ पाया हूँ इस पूरे दृश्य में वो ये है कि घबराहट है आप में, जो स्वाभाविक है, इसको हमें मान के चलना पड़ेगा, अपने साथ रखना पड़ेगा कि ये घबराहट, चाहे आप घर में बैठकर भी इंटरव्यू देंगे उन लोगों के साथ में जो आपको जानते हैं, जन्म से जानते हैं, उनके सामने भी हो जाएगी जब आपसे वो प्रश्न पूछेंगे, इस सीन में पूछेंगे। तो आरपीएससी में तो ज़्यादा होगी, उसको कम तो नहीं किया जा सकता है। तो उसके साथ में हमारी एनर्जी को, हमारे नॉलेज को, हमारी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बनाए रखा जाए, ये
प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। घबराना नहीं है, जो आता है बोलना है, नहीं आता है नहीं बोलना है, गलती सॉरी नहीं आ पा रहा नहीं पढ़ा है ये कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन जो आता है उस पर तो सटीक आपको 10 तीर दे दिए, अगर 3 आपने निशाने पे लगा दिए तो काम हो गया। 7 नहीं लगा पाए तो कोई इशू नहीं है, जिसको मारना था मार दिया आपने, ठीक है। आपको टू द पॉइंट बोलने की ज़रूरत है, गोल गोल घुमाना ही नहीं है बिल्कुल। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ शॉर्ट नोट बनाएं जो आपके विज़न से जुड़े हो, कुछ स्कीम से जुड़े हो, कुछ बेनिफिट से जुड़े हो, जो मैंने आपको कहा था फ्लो चार्ट बनाना है आपको, क्वेश्चन आपके कहाँ से किस एरिया से पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ 3-3 4-4 बिंदुओं का सिर्फ कीवर्ड के रूप में शॉर्ट नोट बनाओ, उस पर आपका विज़न क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि आप कौन सी योजनाओं पर काम करेंगे, तो आप बता नहीं पाते हैं। आपसे पूछा जाए आपके 3 कौन सी क्वालिटी रहेगी, आप बता नहीं पाते। तो ऐसे शॉर्ट की नोट लिखने की आवश्यकता है जिस पे आप बार बार उनको अपने जहन में रख सको। आप जब आपने MCA किया है, BCA किया है, तो यहाँ से आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप तकनीकी शब्दावली का उपयोग करो और नए शब्द हमारे सामने रखो। आपने ऐसे बिल्कुल शब्द नहीं रखे, आपने आम आदमी की तरह उन तकनीकी शब्दावली को प्रस्तुत कर दिया जो अच्छा नहीं है। आप में आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका अगर आपका मुंह नहीं खोला जाए और केवल आवरण देखा जाए तो हम एक SDM को पाते हैं, पर जब मुंह खोला जाता है तो आपके विचार निकलते हैं और विचार में फिर वो गहराई नहीं मिलती है, तो इसलिए आप नेगेटिविटी में चले जाते हो। तो कोशिश करें, नोट्स बनाएं, प्रेजेंट करें, आवाज़ को तेज़ करने की कोशिश कर लें। घबराना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको, इससे थोड़ा सा कम आवाज़ में आप बोल सकते हो। एनर्जी के साथ में पोलाइटनेस, इसका मिश्रण करो। आप में एनर्जी सुन, आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, आप बार बार इनके क्वेश्चन का जवाब देते वक्त नीचे देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। आप इनको भी देखिए और साथ में एक लहर इधर से लेकर इधर तक घुमाइए और फिर वापस उनसे अपना जवाब ख़त्म कीजिए। कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप पढ़ोगे। और पढ़ना क्या है, वो चार्ट जो मैंने आपको कहा, केंद्र से परिधि की ओर जाओ, एक फ्लो चार्ट बनाओ, उसको आप चिंतन करोगे सामने रख के, तो आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे कि इंटरव्यू आपका मेनली जो टाइम है वो किस पे जाने वाला है। जो सरल प्रश्न हैं जिसकी आप उम्मीद करते हो कि ये तो आपसे पूछे ही जाएंगे, उनके तो सटीक जवाब दे ही दो कम से कम। बाकी तो चलो वो तो किस्मत की बात है कि क्या पूछा जाएगा, कोई नया भी पूछ लेंगे, लेकिन जो सामान्य प्रश्न हैं जो सभी से पूछे जा रहे हैं, RS क्यों बनना चाह रहे हो, क्या करोगे आप, MCA का फ़ायदा क्या मिलेगा, समस्याएं क्या है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, आपका पद क्या होता है, उसका जॉब कार्ड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने बहुत डिटेल में आपको फीडबैक दे दिया है, तो आप इस पर प्रयास करें। और अगला जो मॉक इंटरव्यू है आपका, उसमें बिल्कुल 3 बातों पर फोकस करके आएंगे आप। ये रिकॉर्ड मैंने इसीलिए करवाया है ताकि मैं इसको देख सकूँ कि आपको मैंने फीडबैक क्या दिया है। आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, सारा नॉलेज एक तरफ है, कम्युनिकेशन स्किल एक तरफ है, नॉलेज सीखा जा सकता है। दूसरा, अपना विज़न बनाएंगे हर एंगल पे कि आप क्या सोचते हैं, आपके इधर हैं या इधर हैं, आपका दायरा कम होना चाहिए। तीसरा, कॉन्फिडेंस जनरेट करने का एक पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कि आप आई कांटेक्ट करके रखिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, उधर देख के बात करूँगा, दैट मीन्स कॉन्फिडेंस नहीं है। आई कांटेक्ट बनाइए, लंबी सांस लेकर आपको आई कांटेक्ट बना करके जो है, जो आपके पास सामग्री है, उस पर विश्वास बना करके प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो 3 चीज़ें, आपकी आवाज़ बुलंद हो, आपका विज़न क्लियर हो, और आपका यहाँ जो प्रेजेंटेशन है आई कांटेक्ट का जो कॉन्फिडेंस को लेकर, उसमें सुधार मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में चाहूँगा। अभी से करो, आवाज़ तेज करो अपनी, थोड़ा और तेज बोलिए, अभी भी आप धीरे बोल रहे हैं। देखिए मेवाड़ में वेणेश्वर धाम, गोविंद गुरु, मानगढ़, और पहले मजिस्ट्रेट आदिवासी समाज, भील समाज से पहले मजिस्ट्रेट जो हुए हैं, जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उस जमाने में लॉ किया, और महाराणा मेवाड़ ने उनको पहला मजिस्ट्रेट बनाया, वो भीखाबाई थी।